लीजिए, मैं लौट आई हूँ एक नई कहानी के साथ। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपके प्रोत्साहन, प्यार और आशीर्वाद के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे ही अपनी कहानियों से आप सभी का मनोरंजन करती रहूँ। मेरी कहानियाँ आप तक सीधे पहुँचे, इसीलिए मेरे चैनल और ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आशा करती हूँ जैसे अब तक आपने मेरी कहानी को शेयर किया है, आगे भी करेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं ले चलती हूँ आपको आज की कहानी के पास, जिसका नाम है रिश्तों की डोर। कुछ जगह आकर ऐसा होता है ना अक्सर, जहाँ दिल अंधेरों में घिरा हुआ महसूस करता है और चुपके चुपके दुआ करता है कि उसे जल्दी ही उम्मीद की कोई किरण मिल जाए, जो उसके अंधेरे जीवन को रोशनी से भर दे। फिर से जगमगा जाए उसका जीवन, बिल्कुल दिवाली की रात जैसे, जहाँ हर तरफ होती है दूर तक फैली हुई खुशियाँ और उम्मीदों के उजाले। बस ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ अदालत के बाहर हमारा नाम पुकारे जाने के इंतजार में महसूस हो रहा था। मैं उम्मीद कर रही थी कि आज की ये पेशी आखिरी हो और फिर आजाद हो जाए दो लोग हमेशा के लिए। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा एक हम ही नहीं थे जिनकी आंखें फैसले का इंतजार कर रही थी। कई लोग थे जो परेशानी में कभी इधर तो कभी उधर भागते नजर आ रहे थे। हर चेहरे पे दर्द था यहाँ लोगों के। न जाने कब से फैसले के इंतजार में आंखें तरस रही होगी इन लोगों की, बिल्कुल हमारी आंखों की तरह। वैसे तो यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ था, पर रह रहकर मेरा ध्यान ना चाहते हुए भी सामने बेंच पर बैठी एक सहमी सी दुबली पतली सांवले रंग की औरत पर जाकर रुक जाता। अब औरत तो क्या, लड़की ही थी, करीब 25-26 साल की होगी। उसने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके मासूम चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी, पर इसके बावजूद भी वो बहुत आकर्षित लग रही थी। मैं उसे देखकर अंदाजा लगाने लगी कि आखिर क्यों बैठी होगी वो यहाँ अकेले। मैं समझ सकती हूँ इस जगह किसी का साथ होना क्या मायने रखता है। क्या कोई नहीं होगा उसका अपना जो उसे ऐसे अकेले आना पड़ा होगा? मुझे उसके लिए बुरा लगने लगा। मैं अनुमान लगाने लगी कि जिस भी दुख से उसकी ये हालत हुई है, उस दुख के पैर जब उसकी जिंदगी में नहीं पड़े होंगे तो वो कैसी दिखती होगी। अगर अभी इतनी मोहक है तो पहले तो कयामत ही होगी। ये सोचकर मुझे हंसी आ गई, पर फिर मेरी नजर उसकी गहरी काली आंखों में गई। एक खालीपन था उनमें। कितने गमों को समेट कर रखा होगा न जाने इस फूल सी बच्ची ने। उसके बारे में सोचते मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं तब से उसे घूरे जा रही हूँ। उसने जब मेरी घूरती नजर खुद पर महसूस की तो वो जरा सा झेप गई और अपने हाथों को साड़ी के पल्लू से ढकने की नाकाम कोशिश करने लगी। नाकाम इसीलिए क्योंकि पहले जिस चीज पर मेरा ध्यान नहीं गया था वो उसके यूं अचानक शर्मिंदा हो जाने पर चला गया। दरअसल वो अपने हाथों पर आए जलने के निशान को छुपाना चाह रही थी। अब जलने के थे या जानबूझकर जलाए जाने के, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता था। मेरी बेशर्म नजरें उसके शरीर पर आए और जख्मों को ढूंढने लगी। मैं खुद को गलत साबित करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इसके सिवा और कोई जख्म हो उसके शरीर पर, और उसके हाथ का जख्म बस एक हादसा हो, किसी के गुस्से की निशानी नहीं। पर उसके बाएं गाल पर हल्के पड़ चुकी उंगलियों के निशान और गर्दन पर आई खरोंचे चीख चीख कर उस पर हुए अत्याचारों की सच्चाई बयां कर रहे थे। उसके गर्दन पर पड़े निशान देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कोई स्कार्फ या दुपट्टा जोर से खींचकर अलग किया हो उसकी गर्दन से। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो यहाँ अकेले क्यों बैठी है। अक्सर औरतों को ऐसी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़नी पड़ती है। ये सोचते हुए मैंने माँ का हाथ थाम लिया। माँ ने मुझे हैरानी से देखा तो मैंने मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया। कितनी अजीब बात है ना, शर्म उसे आ रही है जिसको जख्म मिले हैं, जिसका कोई दोष नहीं सिवाय एक पत्नी होने के।
पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जिस शख्स को शर्म आनी चाहिए वो सीना तान के सिर उठाए इस समाज में बड़े गर्व से घूम रहा होगा। एक कमजोर औरत के शरीर पर आए जख्मों के निशान को अपनी मर्दानगी समझकर। शरीर पर आए चोट के निशान तो एक दिन मिट भी जाएंगे, पर जो निशान आत्मा पर लगते हैं उनका क्या? कितने मंदबुद्धि होते हैं ना कुछ लोग, जो अपनी ताकत को कमजोरों पर आजमा कर खुद को बड़ा महान समझते हैं। ताकतवर होने की असली पहचान कमजोरों पर अत्याचार करना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा करना है। असली ताकतवर इंसान वो है जो खुद से छोटे और कमजोर लोगों का ध्यान रखे, उनका संरक्षण करे, ना कि उनके सर्वनाश का कारण बने। अगर कमजोरों को मारना ही ताकत का असली प्रदर्शन होता, तो भगवान जो सर्वशक्तिशाली हैं, वो इस प्रकृति के रचयिता नहीं, बल्कि इसके विनाशक होते। कुछ मर्दों को लगता है औरत उनकी जागीर है, जैसे वो कोई सामान हो, इंसान नहीं। पर मुझे लगता है ऐसे मर्द खुद इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इनको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि इनको किसी और की जिंदगी का फैसला लेने का कोई हक नहीं है, और अगर एक औरत ये हक उनको देती भी है, तो वो उस औरत का उसके लिए प्यार, सम्मान और समर्पण है, ना कि उसकी कमजोरी। कुछ पुरुष प्यार को कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं। मुझे चिढ़ होने लगी इन सब बातों को फिर से सोचकर। अब मेरे लिए ये कोई नई बात तो थी नहीं। मेरी आंखें तो साक्षी हैं इन अत्याचारों की। अब यहाँ और बैठ पाना नामुमकिन था। दम घुटने लगा था मेरा। मैं बस चाहती थी कि जल्दी से तलाक के कागजातों पर दस्तखत हो जाए और मैं माँ और चिंटू के साथ अपने घर लौट जाऊं। मैं अपनी जगह से उठ गई और खंबे से टिककर खुले आसमान की तरफ देखने लगी। अपने पति से अलग होने का फैसला लेना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता। कितने ही सपने, कितनी ही उम्मीदें लेकर आती है वो मायके से ससुराल में, ये जानते हुए भी कि मायके की दहलीज पार करते ही ना तो वो मायके की रह जाएगी और ना ही कभी ससुराल उसे पूरी तरह अपना पाएगा। अजीब है ना, मायके का हक हम पर नहीं क्योंकि हम पराए हैं, पर फिर ससुराल भी तो पराया समझकर हमें कोई हक नहीं देता। क्या सच में बेटियों के भाग्य में उसका अपना कुछ नहीं होता? क्यों उसे जीने का हक दूसरों से मांगना पड़ता है, जो कि उसका भी उतना ही जन्मसिद्ध अधिकार है जितना कि किसी और का? ये हक किसी मर्द को क्यों नहीं मांगना पड़ता? मेरी नजर पेड़ पर से टूटकर गिरते पत्तों पर पड़ी। क्या इन पत्तों को भी उतना ही दर्द होता होगा जितना हमें अपनों से दूर जाते हुए होता है? दो लोग शादी के 7 फेरे लेते हैं ताकि उनका साथ 7 जन्मों तक बना रहे। कौन ये सोचता होगा कि वो एक दूसरे से इसी जन्म में आगे चलकर जुदा हो जाएंगे? फेरे लेते वक्त वो वादा करते हैं कि हर खुशी, हर गम में एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखेंगे। पर ये वादे क्या बस औरतों को निभाने के लिए पड़े जाते हैं? क्या औरतों की कोई पहचान नहीं है एक पत्नी होने के अलावा? क्यों उसे ही अपने सपनों का त्याग करना पड़ता है? और इन सब के बावजूद भी क्यों उसे वो सम्मान, प्यार और अधिकार नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है? वो कहते हैं ना, किसी के दिल में नफरत पैदा करना आसान है, पर प्यार पैदा करना उतना ही मुश्किल। आसान काम करने में किस बात का घमंड? मैं जानती हूँ रिश्ते हमारी जिंदगी में कितने जरूरी हैं और हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। हर संभव कोशिश करनी चाहिए इस डोर को टूटने से बचाने की। पर अगर रिश्ते बोझ बन जाएं, अगर रिश्तों की डोर गले की सुंदर माला की जगह गले में कसा फंदा बन जाए, तो क्या तब भी उस रिश्ते को बचाना चाहिए? रिश्ता अगर एक डोर है तो फिर इसका मतलब यही है ना कि उस डोर के 2 छोर होंगे और उन दोनों छोरों पर होंगे 2 लोग जो मिलकर इस डोर को संभालते होंगे। क्या होगा अगर एक ने डोर काटनी शुरू कर दी तो? क्या तब भी दूसरे को उससे बंधे रहना चाहिए? क्या 7 वचन निभाना, इस डोर को संभालना किसी एक की ही जिम्मेदारी है? मुझे लगता है रिश्तों की डोर हमें एक माला में पिरोने का काम करती हैं, पर अगर वो जोड़ने की जगह तकलीफ पहुंचाने लगे
तो उसे बंधे रहने का कोई मतलब नहीं है। रिश्तों का मतलब है प्यार, और जहां प्यार नहीं, अपनापन नहीं, सम्मान नहीं, वहां रुकने का क्या मतलब। रिश्ते जिंदगी में खुशी लाते हैं, पर अगर लाख कोशिशों के बाद भी रिश्ते खुशी देने में नाकाम हो जाए तो क्या तब भी अलग होना जायज नहीं? रिश्तों की दुहाई देकर क्या किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना सही है? किसी ने मेरा सलवार खींचा तो मेरा ध्यान टूट गया। चिंटू, मेरा बेटा, कब से मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मासूमियत से पूछा, माँ, पापा कब आएंगे? मैं उसे अपनी गोदी में लेकर वापस माँ के पास बेंच पर बैठ गई। फिर उसे दिलासा देने लगी, बस बेटा, पापा रास्ते में ही होंगे, अभी आ जाएंगे। फिर मैं उसे अपने सीने से लगाकर थपकी देते हुए लाड़ करने लगी। एक औरत की जिंदगी में पिता और पति की बहुत बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि यही वो दो शख्स हैं जिनको देखकर उसके दिमाग में पुरुषों की एक छवि बनती है। पर मैं उन खुशनसीब लड़कियों में से नहीं हूँ जिसके भाग्य में इन दोनों का साथ एक साथ हो। दरअसल मेरे पिता और पति में जमीन आसमान का फर्क है। श्रीमती अनुराधा, अंदर आ जाइए। ये नाम सुनकर मैं खड़ी हो गई। दरअसल ये पुकार हमारे लिए थी। मैं माँ और चिंटू को लेकर अंदर चली गई। जितनी खामोशी हमारे दिल में थी, उतनी ही इस कमरे में फैली हुई थी, और इस खामोशी में खड़ा था सिर झुकाए वो शख्स जिसके लिए नफरत शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए। मैं एक पल के लिए भी उसके सामने खड़े नहीं रहना चाहती थी। जज ने औपचारिकता निभाने के लिए जब पूछा कि आप लोगों ने फैसला ले लिया है ना अलग होने का, तो मैंने माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया। मैं नहीं चाहती थी आज फैसले की इस घड़ी में वो कमजोर पड़ जाए। मैं नहीं चाहती थी वो खुद को अकेला महसूस करे। मैं आज उनकी ताकत बनना चाहती थी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो डर कर उस इंसान के पास वापस जाए जो ना पति कहलाने के लायक है और ना ही पिता। पिछली बार जब मैं ऑफिस के काम से मायके के पास से गुजरी तो माँ को सरप्राइज देने के लिए मैं अचानक ही वहां पहुंच गई, इस उम्मीद में कि शायद माँ मुझे देखकर खुशी से झूम उठेंगी। माँ मेरे आने की आहट ना पहचान जाए, इसीलिए मैंने गाड़ी थोड़ा दूर ही पार्क कर दी थी। सोचा था 5-10 मिनट रुककर चली जाऊंगी, पर जैसे ही मैं दबे कदमों से दरवाजे के पास पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई किसी को मार रहा हो। मैंने घबराकर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मुझे माँ पापा की चिंता होने लगी। मुझे लगा घर में चोर घुस आए हैं, वरना मेरे घर के अंदर से किसी को पीटने की आवाज, ये कैसे संभव है? मेरे खटखटाने की आवाज से तुरंत अंदर की आवाज बंद हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने माँ को आवाज लगाई, माँ, माँ दरवाजा खोलो, माँ, माँ। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो सामने माँ खड़ी थी, और उनके चेहरे पर किसी के उंगलियों के निशान थे। मैं गुस्से में सीधे अंदर चली आई तो देखा पापा भी वहीं खड़े थे। मैं अपना आपा खोते हुए जोर से चिल्लाई, आपने माँ पर हाथ उठाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो कुछ बोले बिना बाहर निकलने लगे तो मैं उनके पीछे जाने लगी कि तभी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने हाथ छुड़ाने के लिए माँ की हाथ की तरफ देखा तो मेरी नजर कुछ देर तो माँ के हाथ पर पड़े लाल निशान पर ही थम गई। ये निशान तो मैंने पहले भी देखे हैं माँ के शरीर पर ये तो। मेरे सवाल मुझे सीधे मेरे अतीत में ले गए। बचपन से ही माँ ने मुझे घर से दूर रखा। मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर ही पूरी की थी। यहाँ तक कि गर्मी की छुट्टियों में भी माँ मुझे अपने पास गिनती के दिन ही रहने दिया करती थी। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर कभी नानी तो कभी मौसियों के पास भेज दिया करती। हालांकि मुझे वहाँ बहुत प्यार मिलता था, पर फिर भी माँ की कमी तो हमेशा ही अकड़ती थी। मुझे हमेशा माँ के इस निर्णय पर बहुत गुस्सा आया करता था।
मैं समझ नहीं पाती थी कि माँ क्यों मुझे खुद से दूर रखती है। मुझे लगता था वो शायद मुझसे प्यार ही नहीं करती, पर आज पता चला कि मैं ना तो माँ को, ना उनके त्याग को और ना ही उनके प्यार को कभी समझ पाई। दरअसल ये उनका प्यार ही था जो उन्होंने मुझे खुद से दूर रखा ताकि मैं इस काली सच्चाई से दूर रह सकूं। अब मुझे उनके शरीर पर तब पड़े काले और लाल निशानों के मायने समझ आ रहे थे। बचपन में तो माँ हमेशा बहाने बना दिया करती थी। खाना बनाते वक्त जल गई, सीढ़ी से फिसलकर गिर गई, पलंग से टकरा गई, हाथ पर कुछ गिर गया और न जाने कितने ही ऐसे अनगिनत बहाने होते थे उनकी बहानों की पोटली में। फिर मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मेरे लाख मना करने के बावजूद भी माँ ने मेरी शादी करा दी और मुझे खुद से दूर कर दिया हमेशा के लिए। मुझे याद है विदाई का वो दिन जब माँ ने मुझे गले लगाकर कहा था, शादी के बाद बेटी का घर उसका ससुराल होता है, अब से बिना बुलाए मायके ना आना मेरी लाडो। मुझे चुभ गई थी माँ की वो बात। माँ कैसे मुझसे मायके आने का हक छीन सकती थी। मैं गुस्से में फिर बिना बुलाए कभी नहीं आई यहाँ। और तो और चिंटू का जन्म भी ससुराल में ही हुआ था। माँ हमसे मिलने वही आ गई थी। आज मुझे उन सब बातों की असली वजह समझ में आ रही थी। मुझे अब खुद की नासमझी पर गुस्सा आ रहा था। मेरी आंखें भर आई ये सब सोचते हुए और नजर बचाकर कुछ गर्म बूंदें माँ के हाथ पर लुढ़क पड़ी। माँ ने मेरा हाथ छोड़ दिया और वो बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैं चुप खड़ी रही तो माँ ने बोलना शुरू किया। हर दुल्हन की तरह मैं भी कई अरमानों के साथ आई थी इस घर में। शादी के बाद कुछ महीनों तक तो सब ठीक रहा, पर फिर रोज एक एक करके सब तिनके की तरह बिखरता चला गया। मैंने बहुत कोशिश की सब ठीक करने की, पर मैं नाकाम रही। अब इन सब की कोई वजह होती तो शायद सब ठीक भी कर लेती, पर किसी की छोटी सोच का क्या इलाज हो सकता था। आखिर एक हद तक ही किसी को समझाया जा सकता है। अगर कोई किसी की कद्र ही ना करे, किसी के दिल में कोई जज्बात ही ना हो, तो फिर कोई क्या करे। पर सब चुपचाप सहने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मायके में 2 छोटी छोटी बहनें थी। अगर वहां चली जाती तो विधवा माँ ये सब सह नहीं पाती, और ससुराल वालों ने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे। बिल्कुल अकेले पड़ गई थी मैं। कोई नहीं था मेरे पास अपना मेरा, सिवाय एक चीज के। वो ये कहती हुई अलमारी की तरफ बढ़ी और एक पेंटिंग ब्रश ले आई। मैं आश्चर्य से कभी उस ब्रश को तो कभी माँ को देख रही थी। माँ की आंखों में एक चमक आ गई थी उस ब्रश को हाथ में लेते ही। फिर माँ ने बताया कि उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था और यही एक चीज थी उनके पास जो उन्हें खुशी देती थी। वो माँ के जाने के बाद इन रंगों से अपने बेजान हुए जीवन में रंग भरा करती थी और इन रंगों में अपने सारे गमों को भूल जाया करती थी। उन्होंने बताया कि पेंटिंग करते वक्त वो एक मजबूर और लाचार पत्नी नहीं, बल्कि एक सशक्त और संपूर्ण महिला बन जाया करती थी। पर एक दिन पापा ने उन्हें पेंटिंग करते हुए देख लिया और उनके सारे सामान को गुस्से में आग लगा दी। वो रोती रही, मिन्नतें करती रही, पर पापा ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने उस दिन फैसला कर लिया था कि अब वो यहाँ और नहीं रहेंगी, चली जाएंगी कहीं दूर, शायद वहां जहां वो खुलकर सांस ले सके, अपनी मर्जी से जी सके। पर तभी उन्हें पता चला कि मेरे बीज उनकी कोख में पड़ चुके थे। वो खुद के अरमानों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उन्होंने पापा को जैसे तैसे इस बात के लिए मना लिया कि वो उनके सारे अत्याचार चुपचाप सह लेगी। वो जो कहेंगे वो वैसा ही करेगी, पर मुझे इस बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए। बस यही वजह थी कि उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे हमेशा खुद से दूर रखा। ये सब सुनकर मैंने उनको गले लगा लिया। फिर मैंने उनको वापस बिस्तर पर बैठाया और उनकी गोदी में अपना चेहरा छुपाते हुए उनसे लगभग रोते हुए पूछा, बताया क्यों नहीं कभी माँ? माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए उल्टा मुझसे ही सवाल किया, अगर तुझे पता चल जाता तो तू क्या करती?
मैंने गुस्से से अपना सिर उठाते हुए जवाब दिया, बगावत करती, लड़ाई करती, ले जाती तुम्हें अपने साथ यहाँ से कहीं दूर। माँ ने फिर सवाल किया, क्या तू शादी कर पाती? क्या किसी मर्द पर भरोसा कर पाती? क्या जैसे आज तू इस दुनिया को प्यार और भरोसे से देखती है, वैसे देख पाती? मैंने हाँ बोलने के लिए मुंह खोला, पर कुछ बोल नहीं पाई। शायद मुझे उनके सवालों के मायने थोड़े थोड़े समझ आ रहे थे। फिर माँ ने आगे कहा, बेटा, वो उम्र कुछ ऐसी ही होती है। खून गर्म होता है, मन में जोश होता है और सबसे लड़ जाने की ताकत भी होती है। पर उसी उम्र में इंसान सबसे ज्यादा जिद्दी भी होता है। अगर तुझे इन सब बातों का पता पहले होता तो तू कभी शादी नहीं करती। तुझे अपने पिता के कारण इस दुनिया के सभी मर्दों से घृणा हो जाती। फिर तू ही बता, क्या तुझे कभी अरुण जैसा प्यार करने वाला, तुझे समझने वाला और तेरा इतना ख्याल रखने वाला सुलझा हुआ पति मिल पाता? वो आगे बोली, बेटा, इस दुनिया में कितने ही ऐसे घर होंगे जहां शायद पति घर को बचाए रखने के लिए अपनी पत्नी की कड़वी बातें, उनकी शक करने की आदत, उनके रोज रोज के ताने, घर में आए दिन कलह करने की लत को चुपचाप सहता होगा। पर क्या हम कभी बात करते हैं ऐसी औरतों के बारे में, उनके अत्याचारों के बारे में? क्या उन औरतों के कारण हम इस दुनिया की सभी औरतों से नफरत करने लगते हैं? मैंने उनसे पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? उन्होंने जवाब दिया, हमें समझना होगा, ये बात मर्द और औरत की नहीं है, ये बात है इंसान की। ये इंसान जो अभी अभी यहाँ से गया है वो गलत है, पर एक इंसान के गलत होने से हम पूरी दुनिया को गलत नहीं ठहरा सकते। हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसके सिद्धांत अलग होते हैं और एक इंसान की गलती की सजा हम सबको नहीं दे सकते। तेरे सामने अपने पिता और पति दोनों के उदाहरण हैं। अब तू ये बात समझ सकती है, पर क्या यही बात तू पहले समझती? तुझे हर मर्द में तेरे पापा दिखते और तू कभी मुझ पर हुए अत्याचारों को नहीं भुला पाती। मैं तुझे दुनिया की सुंदरता दिखाना चाहती थी, क्योंकि इस दुनिया की बुराई तुझे कभी ना कभी दिख ही जाती। मैं तुझे भरोसा करना, प्यार करना सिखाना चाहती थी। पर अगर तुझे सिक्के का ये पहलू उस कच्ची उम्र में दिख जाता तो तू कभी वो नहीं बन पाती जो शायद आज तू है। मैं चाहती थी तू इस समाज को अपनी नजर से देखे, इसे खुद समझे, अपने खुद के निष्कर्ष निकाले, हर चीज को खुद परिभाषित करे अपनी खुद की समझ से। मैं अब समझ गई थी वो क्या कहना चाहती थी। वो मेरे सर पर अभी भी हाथ फेरते जा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरा बचपन लौट आया हो। मैंने अचानक ही माँ से पूछ लिया, क्या तुम अब भी बंधे रहना चाहती हो रिश्ते की इस बेमानी डोर से? माँ ने कहा, रिश्ते दिल से बनते हैं और किसी मंत्र के पढ़ने या किसी कागज पर दस्तखत करके ना जुड़ते हैं और ना ही तोड़े जा सकते हैं। पर इस रिश्ते को जोड़ने की औपचारिकता ही हुई थी। हमारे दिल तो कभी नहीं जुड़े थे। ऐसे रिश्ते बस एक समझौता होते हैं। अब यही है जो भी है। पर देखना तू, अगले जन्म में मैं एक बड़ी पेंटर बनूंगी। वो ये कहते हुए हंस दी और शायराना अंदाज में बोली, कभी कभी मजबूरी पकड़ लेती है इन पैरों को, वरना पंखों को कहाँ रुकने की आदत होती है। मैंने माँ से निवेदन करते हुए कहा, मेरे साथ चलो माँ। माँ ने हंसते हुए कहा, कहाँ? तेरे ससुराल? मैंने उनका हाथ पकड़कर जिद करते हुए कहा, हाँ, मेरे ससुराल। क्या वो मेरा घर नहीं है? माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चल रही हो मेरे साथ, बस। माँ ने मेरे आंखों में देखते हुए कहा, तू खुश रहे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। वैसे भी तेरे पापा नहीं जाने देंगे मुझे यहाँ से, और तू ले भी गई तो क्या कहेगी? क्यों लाई है मुझे? क्या कहेंगे तेरे ससुराल वाले? वो ये कहते हुए खड़ी हो गई
और किचन की तरफ जाते हुए बोली, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, पिएगी ना? मैं वहीं बैठकर माँ को जाते हुए देखती रही। मेरे दिमाग में माँ का सवाल गूंज रहा था, क्या कहेगी तू? क्यों लाई है मुझे? पर क्यों कहना है मुझे कुछ किसी से? माँ है मेरी। जिस माँ ने पौधा लगाया, उसको अपने खून से सींचा, उसको फल देने लायक बनाया, क्या उस पेड़ के फल पर उनका कोई हक नहीं? जब बेटे और बेटी को पालने में माँ बाप को एक जैसी मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर क्यों बेटी पर से उनका हक खत्म हो जाता है? क्यों पूछना पड़ता है एक बेटी को किसी से अपने माँ बाप के लिए कुछ करने से पहले? ना जाने कैसे नियम है इस समाज के। मैं चाय पीकर घर तो चली आई, पर माँ की चिंता रह रहकर मुझे परेशान कर रही थी। घर आकर मैं सोफे पर बैठ गई। मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं काफी देर तक तो बैठी रही। अरुण कब घर आए, कब मेरे पास आकर बैठ गए, मुझे कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि मैं चिंटू को उसके दोस्त के घर से लाना भी भूल गई थी। अरुण ने मेरे हाथ पर हाथ रखा तो मैं वर्तमान में लौट आई, पर मेरी आंखों में सवाल अभी भी ठहरे हुए थे। अरुण के पूछने पर मैंने उसे कुछ बताने की जगह उससे सीधे सवाल किया, क्या शादी के बाद बेटी को किसी की अनुमति लेनी होती है अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए? अरुण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे तो याद नहीं। क्या तुम्हें याद है कि हमने ऐसा कोई मंत्र पढ़ा हो कि शादी के बाद तुम्हारा रिश्ता अपने माँ बाप से खत्म हो जाएगा? फिर वो मेरे गाल को खींचते हुए बोले, प्रिय पत्नी, ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना कि मेरा। इस घर के फैसले लेने का हक उतना ही तुम्हें है जितना कि मुझे, और हम दोनों के परिवार वालों को समान अधिकार है हम पर। इसमें क्या तुम्हारा और क्या मेरा परिवार, हम तो सब एक ही है ना? मैंने अरुण को गले लगा लिया। अरुण के सवाल पूछने पर कि आखिर मैंने ऐसा क्यों पूछा है, मैंने उसको सारी बात बता दी। अरुण सारी बात सुनकर परेशान हो गए और मुझसे बोले, तुम्हें माँ को अकेले ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अरुण की बात सुनकर मैंने उसके गाल को चूम लिया और ये कहते हुए दरवाजे की तरफ भागी कि मैं अभी ले आती हूँ माँ को। पर अरुण ने मुझे आवाज लगाकर रोक लिया, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। हम जब वहां पहुंचे तो पापा घर में ही थे और माँ बिस्तर पर बैठी हुई थी। अरुण ने सीधे माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ चलो अपने घर। माँ चौंक गई। वो पहले अरुण को फिर पापा को बारी बारी से देखने लगी। पापा ने अरुण पर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार जो मेरी पत्नी को इस घर से बाहर ले गए तो। फिर उन्होंने माँ को धमकाते हुए कहा, एक कदम भी इस दहलीज से बाहर रखा तो दोबारा नहीं आने दूंगा। माँ सहम कर खड़ी हो गई। अरुण ने पापा से पूछा, किस हक से चिल्ला रहे हैं आप इन पर? पापा ने गुस्से में कहा, पति हूं मैं इसका। अरुण ने जवाब दिया, वो हक आप पहले ही खो चुके हैं। और वो माँ को लेकर बाहर आने लगा। पापा ने फिर अरुण को पीछे से चिल्लाते हुए कहा, अदालत में घसीटूंगा अगर मेरी बीवी को यहां से ले गए तो। अरुण ने आखिरी बार पलटकर कहा, तो अब अदालत में ही मिलेंगे। और फिर हम घर आ गए। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं अदालत के उस कमरे में वापस आ गई जहां माँ ने अपने आजादी के कागजों पर अभी अभी दस्तखत किए थे। माँ की आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। वो मेरे गले लग गई और बोली, अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के लिए समाज से लड़ते हैं, पर मैं उन भाग्यशाली माँओं में से हूँ जिसके बच्चों ने समाज से उसके लिए लड़ाई की है। मैंने माँ को कस के पकड़ लिया। मैं माँ के त्याग से अभिभूत थी और माँ मेरे साथ से। हम दोनों को तब होश आया जब नजरअंदाज किए हुए चिंटू ने मेरी कुर्ती और माँ की साड़ी खींचते हुए खुद के होने का एहसास दिलाया। मैंने लाड़ से उसे अपने एक हाथ में उठा लिया और दूसरे हाथ से माँ का हाथ थाम लिया। हम अदालत के बाहर निकले तो अरुण गाड़ी में हमारा इंतजार कर रहे थे। माँ चिंटू को लेकर पीछे बैठ गई
और मैं सामने वाली सीट पर। अरुण ने गाड़ी घुमाते हुए माँ से पूछा, तो माँ, कहाँ ले चले आजादी का जश्न मनाने आपको? माँ ने उत्तर दिया, बाजार। अरुण और मैंने हैरानी से एक साथ पूछा, बाजार क्यों? माँ मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पेंटिंग के लिए कुछ सामान लेना है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर कई रंग बिखर गए थे। तो ये थी आज की कहानी, जो हमें रिश्तों की अहमियत बताती है, जो हमें ये बताती है कि रिश्तों को प्यार से सहेज कर रखना कितना जरूरी है। ये वो डोर है जो हमें दुनिया की किसी भी कोने में रहते हुए भी अपनों से बांधे रखती है, जो हमें किसी भी अंधेरी गहराइयों से खींचकर बाहर ले आती है। तो इस डोर को मजबूत बनाए रखने के लिए ये मत सोचिए कि पहले पहल कौन करेगा, बस आगे बढ़कर इसको थाम लीजिए। अपने प्रियजनों को ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और आप उनको कितना प्यार करते हैं। जब हम अपना गुस्सा दिखाने में नहीं शर्माते, तो फिर प्यार जताने में क्यों शर्माते हैं? वो कहते हैं ना, रिश्तों में आई खामोशी कभी-कभी रिश्तों को ही खामोश कर देती है। तो ऐसी खामोशी से अपने रिश्ते को बचाइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब तक की अपलोड कहानियों के YouTube लिंक उपलब्ध हैं। अगर अब तक आपने नहीं सुना है तो उन्हें भी जरूर सुनिएगा। आपको अगर कहानी पढ़ने का शौक है तो मेरी लिखी कहानियां आप मेरे ब्लॉग पर भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे मौजूद है। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जल्द ही लौटूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।